अभी तक हमने देखा था कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन है और किस जनरेशन में किस प्रकार से इन्वेंशन हुए थे, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा था, कौन कौन सी लैंग्वेज बनी थी, कौन कौन से यहाँ पर इक्विपमेंट यूज़ किए गए थे और यहाँ पर कैसे कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता था। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है। तो हम इस पाँचों पीढ़ियों को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं और समझते हैं कि कौन सी पीढ़ी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। आज हम समझ रहे हैं कि प्रत्येक पीढ़ी में किस किस प्रकार से यहाँ पर इन्वेंशन हुए थे, कौन कौन सी लैंग्वेज बनी थी, कौन कौन से कार्ड, कौन कौन से सॉफ्टवेयर, किस प्रकार डेटा का उपयोग और कंप्यूटर के क्या साइज थे, ये सब हम समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखें हैं, यहाँ पर पहली पीढ़ी की बात करते हैं। पहली पीढ़ी जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर सन 1942 से लगभग 1952-54 तक, इस प्रकार से। अब देखो, ये जो 52-54 है, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट 52, 53, 54 पूछ लेंगे। आपको एक सर्टन डिस्टेंस पता होना चाहिए कि मतलब कि इस दशक के अंतराल में पहली पीढ़ी जनरेशन इस्तेमाल हो रही थी, उसके बाद सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आने लगी, इस प्रकार से। ठीक है, देखो ये जो पहली पीढ़ी है, इस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता था। इस पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आप याद रखना, यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। ठीक है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। और जिसको हम क्या बोलते थे, और इसको हम वॉल्व कहते थे। क्या बोलते थे? वॉल्व। वॉल्व भी कहा जाता था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा था, हमारे पास पहली जनरेशन में सॉफ्टवेयर अगर यूज़ हो रहा था तो याद रखना मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था। मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था। और कैसी मशीन लैंग्वेज थी? बाइनरी नंबर वाली। बाइनरी नंबर वाली मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था, मतलब कि 0 1 वाली प्रोसेस यहाँ पर चल रही थी। और ये किस प्रकार की लैंग्वेज है? ये मशीन लैंग्वेज एक प्रकार से लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज है, ये आप ध्यान रखना। मशीन लैंग्वेज एक प्रकार की लो लेवल लैंग्वेज है और इसके हिसाब से यहाँ पर प्रोग्रामिंग सिलेक्ट होती थी, प्रोग्रामिंग तैयार होती थी। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो हम डेटा की बात करते हैं। यहाँ पर डेटा या फिर जो सॉफ्टवेयर है, इसकी हेल्प से यूज़ किए जाते थे। यहाँ पर डेटा या सॉफ्टवेयर का जो भी भंडारण, मतलब कि स्टोरेज, यहाँ पर जो भी स्टोरेज था वो स्टोरेज यहाँ पर पंच कार्ड के माध्यम से स्टोर होता था। पंच कार्ड जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, समझा था। पंच कार्ड एक कागज़ का बना हुआ रहता था कार्ड, और इस कार्ड में लगभग कुछ इस प्रकार से छेद होते थे, वहाँ पर डेटा का स्टोरेज माध्यम यूज़ किया जाता था। सबसे पहले ये यहाँ पर टेक्सटाइल कंपनी में कपड़ा उद्योग वाली जो मशीनें होती है उनको कंट्रोल करने के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल होता था। पंच कार्ड के साथ आप बोल सकते हैं पेपर टेप का भी इस्तेमाल होता था। पेपर टेप का इस्तेमाल होता था। ठीक है, पहली जनरेशन में अगर हम यहाँ पर स्पीड की बात करें तो यहाँ पर स्पीड क्या होती थी? स्पीड बहुत ही स्लो होती थी, लेकिन उस समय के हिसाब से तो स्पीड बहुत फास्ट हुई क्योंकि पहली बार ही कंप्यूटर लॉन्च हुआ था। तो आप इसकी स्पीड आप सोच सकते हैं लगभग 10 की पावर 3 मिली सेकेंड, मतलब सेकेंड कह सकते हैं ना। 1 मिली सेकेंड मतलब 10 की पावर 3 सेकेंड्स आप कह सकते हैं, इतना समय लगता था। ठीक है, और यहाँ पर पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर है इसका उपयोग कहाँ होता था? यूजेज वैज्ञानिक अनुसंधान में होता था। ठीक है, आप ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधानों में इस्तेमाल होता था क्योंकि अब पहली बार बना था इस प्रकार से, तो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही, संगठनों में ही इस्तेमाल होता था। ठीक है, उसके बाद मतलब कि जो भी सैन्य कार्यों में इस्तेमाल होता था, और क्योंकि ये बड़े आकार में होते थे, बड़ा आकार होता था इसका, इस प्रकार के कंप्यूटर को चलाने के लिए कई सारे लोगों की ज़रूरत होती थी। बल्क में मेंबर्स इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर इस सारे चीज़ों को ऑपरेट करते थे, मशीनों को।
और इसके कारण बड़ा आकार होने के कारण ये अधिक ऊर्जा खपत करता था। अधिक ऊर्जा बोले तो कैसे, बड़े बड़े हाल के बराबर इनकी मशीनें हुआ करती थी जिसको ऑपरेट कई सारे एम्प्लॉयज़ करते थे, ठीक है। और इसको मतलब कि इंस्टॉल होने में, एक्टिवेट होने में, बूटिंग प्रोसेस के लिए इसको काफ़ी सारा समय लगता था और काफ़ी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाना होता था। समय लगता था, जैसे ही काम खत्म होता था, कंप्यूटर को यहाँ पर शट डाउन करना होता था तो काफ़ी देर समय लगता था, कूलिंग करने में काफ़ी समय लगता था, कूलिंग होने में भी काफ़ी देर समय लगता था, ठीक है। जिसके कारण ये इस पीढ़ी में काम कर पाना तो बेहतर हो ही गया था, लेकिन फिर भी एक प्रकार से इन्हें लग रहा था कि इससे बेहतर किया जा सकता है। इसके कारण इन्होंने और भी वर्क किया और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को लॉन्च किया था। देखो, अब यहाँ पर आकार तो बड़ा था, ऊर्जा की खपत भी अधिक हो रही थी, लेकिन यहाँ पर भंडारण क्षमता भी कम थी। भंडारण क्षमता में कमी थी। भंडारण क्षमता में भी कमी थी क्योंकि इसका बड़ा आकार था, अधिक ऊर्जा खपत करने वाले ये थे और इसमें जो कैपेसिटी भी कम थी, इसकी स्पीड भी कम थी और इसमें त्रुटि होने की संभावना अधिक होती थी। त्रुटि की संभावनाएं होती थी इसमें, कौन से, पहली जनरेशन में, ठीक है। आगे बात करते हैं तो इसमें जो संचालन है बहुत ज़्यादा खर्चीला होता था क्योंकि कई सारे एम्प्लॉयज़ वर्क करते थे और कई सारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे इसे ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। इसमें निर्वात ट्यूब का इस्तेमाल होता था जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करने का कारण बना था, जो भी वातावरण होता था उस वातावरण को भी मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म करता था। इसके कारण इसको कूलिंग टेम्परेचर में रखा जाता था, जो वहाँ का वातावरण कूल होना चाहिए वहाँ पर इसको रखा जाता था। इस प्रकार से पहली जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर्स आए थे तो आप ये ध्यान रखना कि पहली जनरेशन में यहाँ पर ENIAC, उसके बाद यूनिवेक, मार्क 1 और फिर आप बोल सकते हैं IBM जैसे इसके उदाहरण रहे पहली जनरेशन के। देखो, ये जनरेशन का इस्तेमाल तो हुआ था इस जनरेशन में, मतलब कि इस तरह के कंप्यूटर का इस्तेमाल तो हुआ था, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करने लगे तो इस तरह की कमियां इसमें दिखने लगी। वैज्ञानिक और भी इस पर वर्क करने लगे कि इससे बेहतर हम इसको बना सकते हैं। तो लगभग 1900, ये वाला नोट ध्यान रखना, 1952 के समथिंग वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर ग्रेस हापर के द्वारा यहाँ पर असेंबली भाषा का निर्माण किया। असेंबली भाषा का निर्माण हुआ था, ठीक है। यहाँ पर असेंबली भाषा का निर्माण हो चुका था। किसने किया था? 1952 में ग्रेस हॉपर के द्वारा असेंबली भाषा का निर्माण हुआ था और इसे इसके आविष्कार के रूप में जाना जाता है। इसमें प्रोग्राम लिखना कुछ आसान हो गया था, जिसमें ये जो वर्क लग रहा था इस वर्क को कम करने में ये बेहतर साबित हुई थी। और इस असेंबली भाषा को यूज़ करने के लिए इन्होंने कुछ अच्छे लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया था और यहाँ पर इस असेंबली भाषा के यूज़ के लिए यहाँ पर पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। अब उसकी जगह यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगेगा। चलिए हम द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं, दूसरी पीढ़ी की। दूसरी पीढ़ी का सन आप देखो 1942 से 1955 पहली पीढ़ी थी। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो लगभग यहीं से स्टार्ट हुई थी 1955-56 समझो आप, 1955-56 से 1964-65 तक द्वितीय जनरेशन चली थी, ठीक है। अब दूसरी जनरेशन के बारे में आप जान लो कि दूसरी जनरेशन में क्या इस्तेमाल हो रहा था। दूसरी जनरेशन में हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल कर रहे थे। ट्रांजिस्टर मतलब कि सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल हो रहा था। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल अब स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और ये कब हो रहा था? निर्वात ट्यूब को जब रिप्लेस किया, जब सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। जो अपेक्षाकृत लगभग ये अपने
वॉल्व से मतलब कि अपने वैक्यूम ट्यूब से थोड़े से हल्के, सस्ते और कम विद्युत खर्चा करने वाले इक्विपमेंट थे, ये समझो। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं कि ये कम विद्युत खपत, छोटे और हल्के उपकरण थे। ठीक है, ये हुआ हमारा पहला पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कंप्यूटर के लिए जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता था, यहाँ पर हम अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। अब हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी, तो ध्यान रखना कि ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ पर असेंबली भाषा का इस्तेमाल हो रहा था। असेंबली लैंग्वेज का यूज़ हो रहा था। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज को बोलते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 1952 में ग्रेस हॉपर के द्वारा तैयार हो चुकी थी और इसके व्यवस्थित यूज़ के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर कम विद्युत ऊर्जा, छोटे और हल्के उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा। यहाँ पर थोड़ी सी और इनको हेल्प मिलने लगी। ठीक है, अब यहाँ पर असेंबली भाषा में सॉफ्टवेयर तैयार करना और भी आसान हो गया था। अब हम बात करते हैं डेटा और सॉफ्टवेयर की। डेटा एंड सॉफ्टवेयर, अगर हम डेटा और सॉफ्टवेयर की बात करें, इसको हम थोड़ा सा नीचे से लिख रहे हैं। डेटा और सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारा यहाँ पर इसके भंडारण के लिए मेमोरी के रूप में हम चुंबकीय मेमोरी का इस्तेमाल करते थे, मतलब कि मैग्नेटिक स्टोरेज का इस्तेमाल करते थे। मतलब स्टोरेज के लिए डिस्क का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और वहाँ पर किसका इस्तेमाल हो रहा था, वहाँ पर पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पर भंडारण क्षमता में यहाँ पर पहली जनरेशन से वृद्धि हुई और इसकी स्पीड भी तेज हुई, स्पीड इंक्रीज हुई। ये कब, पहली पीढ़ी के कंपेयर से यहाँ पर स्पीड बढ़ी और समय खर्च कम होने लगा। ठीक है, यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ गई, जिससे कि माइक्रो सेकेंड में काम होने लगा था। यहाँ पर आप समझो, डेटा और सॉफ्टवेयर, यहाँ पर सॉफ्टवेयर स्टोरेज के लिए हम मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल करते थे। स्पीड यहाँ पर बढ़ी, समय कम हुआ, और अगर हम इसकी माप देखें तो ये 1 माइक्रो सेकेंड में 10⁻⁻6 सेकेंड लगाती थी। ये आप बोल सकते हैं, मतलब कि 1 सेकेंड का 10 लाखवां भाग, है ना। सबसे पहले इसका इस्तेमाल पहली जनरेशन में यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन में हो रहा था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर व्यवसाय और उद्योग में कंप्यूटर का यहाँ पर उपयोग होता हुआ दिखेगा आपको। इसको आप थोड़ा सा और व्यवस्थित कर देते हैं। देखो, अभी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब ये कंप्यूटर व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल होता हुआ दिखेगा और आपको उद्योगों में इस्तेमाल होता हुआ नज़र आएगा। सेकेंड जनरेशन में ही ये अब दुनिया में आ चुका था बढ़िया तरीके से। यहाँ पर सेकेंड जनरेशन में बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल होना चालू हुआ था। किसका, बेच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप ध्यान रखना। बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होना आरंभ हुआ था। कब हुआ था इसका, तो याद रखना, सेकेंड जनरेशन में बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होना चालू हो गया था। देखो, जब आरंभ तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आखिरी में जब इसका इस्तेमाल हो रहा था, तब यहाँ पर एक और नई लैंग्वेज का शुभारंभ हो चुका था। और आप ये जान सकते हैं कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग हुई थी और वो सॉफ्टवेयर में कोबोल का इन्वेंशन हो गया था सेकेंड जनरेशन के अंत में। ठीक है, तो कोबोल का आप फुल फॉर्म आप सर्च करोगे, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसके साथ साथ यहाँ पर आ गया था फोर्ट्रॉन आ चुका था। तो आप क्या बोल सकते, फार्मूला ट्रांसलेशन जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो चुका था यहाँ पर बनना। हाई लेवल लैंग्वेज का शुभारंभ हो चुका था। ठीक है, और इसका विकास IBM के द्वारा किया गया था। क्या बोल सकते हैं आप, कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी जो लैंग्वेज है,
इन दोनों लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये किसने बनाया था? IBM के द्वारा बन चुका था। ठीक है, IBM के द्वारा बना था ये लैंग्वेज, और इससे प्रोग्राम लिखना अपनी सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग और भी आसान हो चुका था। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ हो रहा था? यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आखिरी में ये लैंग्वेज भी बन चुकी थी, कोबोल और फॉर्ट्रॉन। लेकिन इन लैंग्वेज के लिए अब कुछ अपग्रेड वाली चीज़ चाहिए, मतलब कि ट्रांजिस्टर तो ये ज़्यादा वर्क नहीं करेगा, नहीं तो समय तो वही लगना है। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर की जगह एक नई चीज़ का आविष्कार हुआ था और उसका नाम है IC चिप। चलिए अब हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, तीसरी जनरेशन की बात करते हैं हम। यहाँ पर हमको यहाँ पर पता चलेगा कि तीसरी जनरेशन में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा था। तीसरी पीढ़ी कब आई थी? तीसरी पीढ़ी यहाँ पर आई थी, लगभग हम ये डेट ध्यान रख सकते हैं कि 1964 तक सेकेंड पीढ़ी चली थी। तो आप यहाँ पर 1964 से 1972 74 मान सकते हैं, 1975 तक आप जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि तीसरी पीढ़ी में क्या क्या यूज़ हो रहा था। तो याद रखना, दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया था उसको रिप्लेस किया गया था। किसने? IC चिप ने रिप्लेस किया था। ठीक है, IC चिप का फुल फॉर्म देखें तो क्या बनेगा? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इस प्रकार की चिप का इस्तेमाल हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि सेकेंड जनरेशन के अंत में फोर्ट्रॉन और कोबोल जैसी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चालू हो गया था, और इसके लिए यहाँ पर अच्छे व्यवस्थित तरह की यहाँ पर सॉफ्टवेयर का चिप का इस्तेमाल हुआ जाना था। ठीक है, ये सपोर्ट नहीं कर रहे थे अपने ट्रांजिस्टर को, क्योंकि वर्क नहीं हो रहा था, और उसके लिए इन्होंने यहाँ पर IC चिप लॉन्च की, जो उसके हिसाब से हाई लेवल लैंग्वेज के हिसाब से बहुत व्यवस्थित तरीके से वर्क करना चालू कर रहा था। तो ठीक है, यहाँ पर तीसरी पीढ़ी का आविष्कार हो चुका था, IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल होना चालू हो गया था। अगर अब बात करें इसके कारण कंप्यूटर पे क्या इफेक्ट पड़ा? कंप्यूटर और भी स्मूथ तरीके से चलने लगा, मतलब कि अपने पिछली जनरेशन को क्रॉस करके एडवांस टेक्नोलॉजी देते रहे, ये अपग्रेड करते रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे जिससे कंप्यूटर एक छोटा रूप हो गया संभव, और यहाँ पर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन जैसे, और बाद में अगर देखें तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन जैसे विकास होना चालू हुआ। क्या बोल सकते हैं? SSI मतलब कि स्मॉल इंटीग्रेशन स्केल, और फिर बोल सकते हैं MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो आप, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, इस प्रकार से ना, इन तरह की चीज़ों का यहाँ विकास हुआ, और जिसमें एक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप में लगभग सैकड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक मतलब कि रजिस्टर और कैपेसिटर जैसे चीज़ों का निर्माण हुआ चालू हुआ। कहाँ पर? ये तृतीय जनरेशन में। हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर सैकड़ों आते हैं इसके अंदर, सैकड़ों, ठीक है, सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स, और उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्स की बात कर सकते हैं, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स की बात कर सकते हैं, का इस्तेमाल होना चालू हुआ, निर्माण होना चालू हुआ। एक IC चिप के अंदर ये सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट आ चुका था। ठीक है, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट जैसे उपकरण है, यहाँ पर हम कीबोर्ड, मॉनिटर जैसे चीज़ों का इस्तेमाल होना चालू हुआ। यूज्ड कीबोर्ड, मॉनिटर, ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल होना चालू हो गया था। कब? तीसरी जनरेशन में। ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पर कंप्यूटर में डाटा इनपुट या आउटपुट के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, और आसान हो चुका था हमारे लिए। यहाँ पर मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल हो रहा था, मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होना चालू हो चुका था, मतलब कि भंडारण के लिए आप यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ा रहे थे,
जो कि बढ़ चुकी थी, इंक्रीज़ हो चुकी थी, पहले से इंक्रीज़ हो चुकी थी यहाँ पर, और इसके कारण कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ चुकी थी, फास्ट स्पीड हो चुकी थी, फास्ट स्पीड हो चुकी थी, समय डिक्रीज़ हुआ था, ठीक है, समय में कम हुआ था। और यहाँ पर कंप्यूटर का जो गणना समय नैनो सेकेंड बहुत ही कम हो चुका था। आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि एक नैनो सेकेंड आप यहाँ पर 10 की घात 9 सेकेंड मान सकते हैं, इतना कम हुआ था। अब कंप्यूटर का यूज़ यहाँ पर व्यावसायिक मतलब कि बिजनेस पर्पस में अब आ चुका था, बिजनेस लाइन में अच्छे से यूज़ होने लगा था। अब ये बाहर फैल चुका था, और यहाँ पर सेल्फ अपने खुद के वर्क, सेल्फ वर्क के लिए भी अब यूज़ होने लगा था। तीसरी जनरेशन में तो लोग अब इसको यूज़ करने लगे थे, ठीक है। यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा था। हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था। अब हाई लेवल लैंग्वेज बोले तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि PL1, पास्कल जैसी लैंग्वेज का यहाँ पर इन्वेंशन हो चुका था, ठीक है। यहाँ पर बेसिक लैंग्वेज आ चुकी थी, बेसिक लैंग्वेज आ चुकी थी। यहाँ पर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। ये सारी लिस्ट आप अच्छे से ध्यान रखना। टाइम शेयरिंग, इसका विकास हो चुका था, ठीक है। कब हुआ था, तो ये तीसरी जनरेशन में इसका विकास हो चुका था। और यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री प्रारंभ हो चुकी थी। यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके थे। एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पर अब बिकने लगे थे, हम क्या बोल सकते हैं, वर्किंग में आ चुके थे, जो हर व्यक्ति अब इसके यूज़ को समझ रहा था, ठीक है। अब हम एक अगला पॉइंट देखते हैं। इसके कारण उपयोगकर्ता आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर को खरीद सकता था और बेच सकता था, अपने अपने लैपटॉप में इनका यूज़ किया जा सकता था। फिर हम यहाँ देखेंगे कि सन 1965 में, लगभग 1965 में यहाँ पर DCE, DEC मतलब क्या बोल सकते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन, डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन के द्वारा पहला व्यावसायिक मिनी कंप्यूटर, फर्स्ट बिजनेस पहला मिनी कंप्यूटर का विकास हो चुका था, है ना, जिसके अंदर कौन सा प्रोग्राम फिट किया गया था, प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। इसका लॉन्च हो चुका था, ठीक है, इसकी लॉन्चिंग हो चुकी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगली पीढ़ी, चौथी पीढ़ी की। चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। चौथी पीढ़ी का ऑप्शन बता सकते हैं। यहाँ पर लगभग देखो 1974-75 तक थर्ड पीढ़ी ख़त्म हो चुकी थी, तो आप 1975 से लो तो आप यहाँ पर 1990 तक चौथी पीढ़ी का मुआवना कर सकते हैं। अब बताइए तीसरी जनरेशन में हमने क्या यूज़ किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का इस्तेमाल किया था। चौथी पीढ़ी ने IC चिप को रिप्लेस किया था, और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा था, माइक्रो प्रोसेसर।
माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो चुका था चौथी जनरेशन में। और यहाँ पर मतलब कि LSI और VLSI जैसे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमताएं बढ़ा दी थी। LSI और VLSI जैसे माइक्रो प्रोसेसर की क्षमताएं बढ़ा दी थी। LSI का मतलब क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इनका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आप ध्यान रखते जाना, ये पूछता है। इनकी यहाँ पर क्षमताएं बढ़ा दी थी, इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर का जो गणना समय था जो कि पिको सेकेंड में हो चुका था। किस में हो चुका था? पिको सेकेंड। मतलब कि 1 पिको सेकेंड आप बोल सकते हैं 10 की घात -12 सेकेंड होता था, ठीक है। इतना समय इन्होंने कम कर दिया था, हाई स्पीड कर दी थी, हाई स्पीड कर दी थी। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर आया था इसके कारण वही बहुत ही सारी जो छोटी छोटी चीज़ें होती थी उनका रूप भी छोटा कर दिया था। इतना छोटा कर दिया था कि जैसे बहुत बड़ा, कमरे से बड़ा जो लैपटॉप था, कंप्यूटर था, उसको एक छोटे से हथेली पर एक कंप्यूटर की भांति, एक लैपटॉप की भांति यूज़ करना पॉसिबल बनाया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समय बहुत ही कम हो गया। यहाँ पर LSI VLSI जैसे छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर इनका, यहाँ आप देखो तो यहाँ पर पिको सेकंड में इसकी समय की गणना भी होने लगी थी। मल्टीटास्किंग हो रहे थे, कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ टास्क कंप्लीट कर रहे थे, साइज़ बहुत छोटा हो गया। ये जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका विकास 1971 में हुआ था। किसने किया था? M.E. हॉफ ने। M.E. हॉफ ने इसका आविष्कार किया था, ठीक है। यहाँ पर चुंबकीय डिस्क और चुंबकीय टेप का इस्तेमाल होने लगा था। मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होने लगा था। मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल होने लगा था। यहीं पर लेन वेन का इस्तेमाल होने लगा था। लेन वेन हाई लेवल, ये हाई लेवल स्पीड वाले कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ था यहीं पर 1971 में। और इसके बाद ठीक 10 साल के बाद 1981 में यहाँ पर IBM नामक कंपनी ने माइक्रो कंप्यूटर बना दिया था। माइक्रो कंप्यूटर का विकास कर दिया था, ठीक है। कई सारे विकास होने लगे थे यहाँ पर। फिर GUI का इस्तेमाल होने लगा था। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल होने लगा था, जो एक प्रकार का ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर है GUI। कई सारे इन्वेंशंस होने लगे थे, कई सारी चीज़ों का बनाना चालू हो चुके थे। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का भी इस्तेमाल होने लगा था। ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का इस्तेमाल होने लगा था। यहाँ पर MS विंडो लॉन्च हो चुका था। और यहाँ पर कई सारी चीज़ें, मतलब कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पर एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी लॉन्च हो चुके थे। और यहीं पर C भाषा का विकास हुआ था, C लैंग्वेज का विकास हुआ था। आप यहाँ पर लिख सकते हैं C लैंग्वेज का विकास हुआ था। कब हुआ था? चौथी जनरेशन में ही हुआ था। और इसमें प्रोग्रामिंग करना और भी सरल हो चुका था। यहाँ पर ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इनका मानकीकरण किया गया, जिससे कि प्रोग्राम को सभी कंप्यूटर में चलाया जा सकता था। इस प्रकार से चौथी जनरेशन में इसने अपना वृहद रूप ले लिया, ह्यूमन नेचर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका था। इस प्रकार चौथी पीढ़ी में कई सारे लॉन्चिंग, कई सारे इन्वेंशन हुए थे। और इस प्रकार से चौथी जनरेशन का कंप्यूटर हमारे ह्यूमन नेचर में पूरी तरह से फैल चुका था। अब हम बात करते हैं आज की पीढ़ी की, मतलब कि पाँचवीं जनरेशन के बारे में। पाँचवीं जनरेशन देखो, पाँचवीं पीढ़ी के बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर अगर इसका जनरेशन डेट, तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि 1989 के बाद
आज तक हम 5वीं जनरेशन में ही जी रहे हैं। अब देखो 5वीं जनरेशन में क्या इस्तेमाल हुआ था, 4थी जनरेशन में तो हमने माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया था, और 5वीं जनरेशन में हम यहाँ पर ULSI का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होने लगा। यहाँ पर LSI मतलब कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने लगे थे। SLSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल होने लगा था, और यहाँ पर लगभग करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल होकर माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप में हम इन्वॉल्वमेंट करने लगे थे। मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर की चिप में माइक्रो प्रोसेसर के अंदर यहाँ पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को यूज़ करने लगे। तब जाकर हमने यहाँ पर 4थी पीढ़ी को पूरी तरह से रिप्लेस किया। इसकी स्पीड फास्ट स्पीड हो चुकी थी, सबसे फास्ट, और लेस टाइम को घटा दिया था। स्टोरेज हाई कैपेसिटी हो गई थी, और इस प्रकार यहीं पर मल्टीमीडिया एनिमेशन जैसे उपकरणों का समावेश होने लगा था चालू। मल्टीमीडिया और फिर एनिमेशन प्लस इंटरनेट का विकास भी यहीं हुआ था। कई सारी सूचनाओं को आदान प्रदान करना, एक दूसरे से संपर्क करने के सारे तरीके, ये सभी हमारे इंटरनेट के माध्यम से 5वीं पीढ़ी में स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर भंडारण की कैपेसिटी भी बढ़ गई थी। यहाँ पर ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल होने लगा था। ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल होने लगा था 5वीं जनरेशन में, जैसे कि CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क जैसे इन सारे उपकरणों को बनाना चालू कर दिया था, क्योंकि ये स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाते थे। यहाँ पर दो प्रोसेसर को एक साथ जोड़कर, मतलब कि पैरेलल प्रोसेसिंग द्वारा कंप्यूटर की जो प्रोसेस की जो गति है उसको भी स्पीड में बढ़ा दिया गया। यहाँ पर जो नेटवर्किंग के जो एरिया है, जैसे कि इंटरनेट, ईमेल, www मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब, इन सब का विकास हुआ था। यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसके साथ साथ www का भी विकास हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा का विकास हो चुका था। इंफॉर्मेशन हाईवे की अवधारणा हो चुकी थी, मतलब कि सूचना राजमार्ग का विकास हो चुका था। कई सारे कंप्यूटर, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चालू हो गया था। यहाँ पर AI का यूज़ होना चालू हो गया, जैसे कि आप हाल ही में AI का बहुत कुछ इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं। ChatGPT, AI, ये सारे टूल्स यहाँ पर 5वीं जनरेशन में आ चुके थे, जो कि कंप्यूटर की जो भी परिस्थितियाँ होती है इसके अनुसार वो खुद ही डिसीजन ले रहे हैं और अपने काम को पूरा कर रहे हैं। अपने आवाज़ को डिटेक्ट करना, मतलब कि स्पीच रिकॉग्निशन, और रोबोट जैसे निर्माण यहाँ पर होने लगे, रोबोट बनने लगे। ये सब 5वीं जनरेशन में आज के समय में हो रहा है। यहाँ पर मैग्नेटिक बबल, मतलब कि मैग्नेटिक मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा, जो कि हमारी भंडारण कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। ये वाला पॉइंट देखो जो लास्ट में आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोर्टेबल PC का इस्तेमाल होने लगा, डेस्कटॉप PC का इस्तेमाल होने लगा।
डेस्कटॉप पीसी का इस्तेमाल होने लगा, जो कि कंप्यूटर के जीवन में लगभग प्रत्येक क्षेत्र में ये हमको रुचिकर बना रहा है, जोड़ रहा है, हमारे सारे काम को आसान बना रहा है। इस प्रकार हमने यहाँ पर पाँचों पीढ़ियों को समझा और यहाँ से हमारी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, इसलिए आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ो। पहले वीडियो में हमने टेबल देख ली थी और इस वीडियो में हमने इसका पूरा अच्छा डिस्क्रिप्शन देख लिया था, क्योंकि यही हमारा कंप्यूटर का जान है, जहाँ हमें समझना है और पूरे कंप्यूटर को ख़त्म करना है। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, अभी तक लगभग 7 से 8 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी नहीं आ रहा तो आपको कोई पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो देख लो, आपकी अच्छे से अच्छे लेवल की एग्ज़ाम यहाँ पर कवर हो जाएगी, 90% कवर हो जाएगी। इसके बाद MCQs की सीरीज़ है, उसको भी आप अच्छे से देखना। हर MCQs को बढ़िया तरीके से समझाया है और वहाँ पर हर ऑब्जेक्टिव को अच्छे से हमने समझा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।